गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स में आप सबका स्वागत है। आज जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है प्रेबिश-सिंगर हाइपोथेसिस। इस जो थीसिस का मेन जो फोकस है वो है डेटोरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि इंटरनेशनल ट्रेड की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनका डेटोरिएशन हो रहा है, वो डेटोरिएट हो रही हैं, मतलब कि उनमें गिरावट आ रही है और वे और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रही हैं। ठीक है, इसके ऊपर इनका मेन फोकस है और इनकी स्टडी कहती क्या है उसको हम आगे देखते हैं। देयर आर एम्पिरिकल एविडेंस। देखिए, जो राउल प्रेबिश थे उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स को उठाया 1870 से लेकर 1940 के बीच, और वे एक कंक्लूजन पर पहुँचे कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो डेटोरिएट हो रहे हैं और इन द फेवर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एंड कैपिटल गुड्स एंड अगेंस्ट द प्राइमरी प्रोडक्ट। क्योंकि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या लोअर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो मेनली एक्सपोर्ट करती हैं प्राइमरी प्रोडक्ट का और इंपोर्ट करती हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो ये प्राइमरी प्रोडक्ट के तो अगेंस्ट में हैं और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के फेवर में जा रहे हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। द व्यू पॉइंट हैज़ स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय H.W. सिंगर। H.W. सिंगर जो हैं वो फुली सपोर्ट करते हैं इस स्टडी को और उनके व्यू पॉइंट को। द एसेंस ऑफ द प्रेबिश-सिंगर थीसिस इज दैट द LDC हैड टू एक्सपोर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फॉर द इंडस्ट्रियल एडवांस कंट्रीज। इस थ्योरी का मेन जो एसेंस है वो ये है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन जब वो इसके बदले में इंपोर्ट करते हैं तो उनको बहुत कम अमाउंट में जो है इंपोर्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हासिल होती हैं, क्योंकि उनका प्राइस बहुत ज़्यादा है और इनके प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, उसको हम आगे इन डिटेल में देखेंगे कि वो कैसे हैं। प्रेबिश-सिंगर मेंटेन दैट देयर हैज़ बीन टेक्निकल प्रोग्रेस इन एडवांस कंट्रीज़, कि एडवांस कंट्री में टेक्निकल प्रोग्रेस है, लेकिन वो इस प्रोग्रेस को इंटरनेशनल ट्रेड जो उनके बीच में हो रहा है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है, वो टेक्निकल प्रोग्रेस जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, वो अपने पास ही इस चीज़ को रख रहे हैं। क्योंकि मतलब अगर वहाँ पर टेक्निकल प्रोग्रेस है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है, तो उनको अपने जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं वो भी तो कम करने चाहिए। अगर वो उसको कम करते हैं तब भी जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को उस चीज़ का फ़ायदा होगा, उस प्रोग्रेस का फ़ायदा होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो अपने प्राइसेस को हाई रखते हैं, जिससे कि उस टेक्निकल प्रोग्रेस का अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़, लोअर डेवलप्ड कंट्रीज़ को कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। द इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैव मेंटेन ए मोनोपोली कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। उनका एक मोनोपोली कंट्रोल है, वो अपना मोनोपोली प्राइस ही चार्ज करते हैं। दे कुड मैनिपुलेट द प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इन द फेवर एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द LDC। वे इस चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं और LDC के अगेंस्ट, मतलब उनके फेवर के अगेंस्ट वो अपना जो भी है मतलब सप्लाई और प्राइस दोनों को मेंटेन करते हैं। देखिए, एक्सपेक्ट द सक्सेस ऑफ OPEC। OPEC जो है वो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का एक समूह है। इन राइजिंग द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल सिंस 1970s। 1970s में क्रूड ऑयल के जो प्राइस थे वो काफ़ी बढ़ गए थे, लेकिन सिर्फ क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े थे। ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी को देखें तो वहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्ट जो थे उनके प्राइस जो हैं वो गिरते ही जा रहे थे। इसके कुछ एजम्पशंस हैं इस थीसिस के, जिनके बेस पर उन्होंने अपना कंक्लूजन निकाला है। वो एजम्पशन हम देख लेते हैं। एज इनकम राइज इन द एडवांस कंट्रीज, द पैटर्न ऑफ डिमांड शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ड्यू टू एंजल लॉ। देखिए, एंजल लॉ क्या कहता है? एंजल लॉ कहता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड जो है वो इन्फीरियर गुड्स से ऊपर उठकर नॉर्मल गुड्स के ऊपर चली जाती है, और इसी को उन्होंने अपना बेस माना है और कहा है कि जब एडवांस कंट्रीज़ में इनकम का लेवल बढ़ता है तो लोग जो हैं अपनी डिमांड को शिफ्ट कर देते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। वो प्राइमरी प्रोडक्ट को कम यूज़ करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। देयर इज़ स्लो राइज इन द डिमांड
फॉर प्रोडक्ट इन द डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री में जो प्राइमरी प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम हो जाती है। द एक्सपोर्ट मार्केट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ LDC इज़ कॉम्पिटिटिव। देखिए एक्सपोर्ट मार्केट ऑफ LDC, लोअर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कंपटीशन चलता रहता है। देखिए सपोज़ इंडिया एक्सपोर्ट करता है प्राइमरी प्रोडक्ट का और साथ में बांग्लादेश भी एक्सपोर्ट कर रहा है, श्रीलंका भी एक्सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट कर रहा है। ये नेबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो इनके जो प्रोडक्ट हैं वो भी काफ़ी मिलते जुलते ही होते हैं। तो इनके बीच में कंपटीशन चलता रहता है। जो अच्छा ऑफ़र देता है, अच्छी फैसिलिटी देता है, यानी कि अपने प्राइस को लो रखता है, उसका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा बिकता है। तो इनके बीच में कंपटीशन चलता रहता है। द एक्सपोर्ट मार्केट ऑफ प्रोडक्ट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़ इज़ मोनोपोलिस्टिक। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए जो एक्सपोर्ट मार्केट है उन पे वहाँ उनमें मोनोपोली कंट्रोल होता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी जो है अब हर किसी के पास तो है नहीं। हर देश के पास अपनी अलग अलग इम्प्रूवमेंट होती है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे वो USA हो। ठीक है, तो उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजेनियस नहीं होते, वो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। तो वो अपना मोनोपोली जो है कंट्रोल उस पर बनाए रखते हैं। वेज एंड प्राइस आर लो इन LDC। LDCs में प्राइजेस भी लो होते हैं और वेजेस भी लो होती हैं। द अपीयरेंस ऑफ सब्सिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ LDC रिड्यूस डिमांड फॉर देम। देखिए LDCs के जो प्रोडक्ट होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके काफ़ी सब्सिट्यूट होते हैं। मान लीजिए इंडिया कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है और उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और साथ में पाकिस्तान भी उसके साथ वाली चीज़ को ही एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके मिलती जुलती चीज़ है जो उसकी जगह पर जो है यूज़ हो सकता है और उसके प्राइस कम है। तो उससे इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो सस्ता प्रोडक्ट यूज़ करना चाहेंगे उसकी जगह पर। द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इज नॉट पास्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इन एडवांस कंट्रीज टू द LDC लोअर प्राइस। देखिए अगर एडवांस कंट्रीज़ में प्रोग्रेस होता है, ठीक है, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो टेक्निकल प्रोग्रेस हो रहा है उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। लेकिन वो इस चीज़ को, इस प्रोग्रेस को अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास लोअर प्राइस के रूप में नहीं भेजते। वो प्राइस हाई ही रखते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लेते हैं, लेकिन प्राइस को कम नहीं करते। तो उस टेक्निकल प्रोग्रेस का जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ को कोई भी फ़ायदा नहीं होता। द इकोनॉमिक ग्रोथ इन LDCs इज़ इंडिकेटेड बाय इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है LDC में वो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर बेस्ड है। Singer has pointed out that the recent increase in debit problem of LDCs has imparted another twist to the hypothesis of the secular deterioration of terms of trade in two ways. Firstly, the high proportion of procedure from export are not available. देखिए सिंगर ने पॉइंट आउट किया है कि जो LDCs होती हैं उनके पास फंड की कमी होती है, तो वो जो हैं डेब्ट लेते हैं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो उसके ऊपर दो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। एक तो आपको वो प्राइमरी अमाउंट जो आपने डेब्ट के रूप में लिया है वो आपको चुकाना होगा, लेकिन उसके साथ का आपको इंटरेस्ट पे भी करना होगा उसके ऊपर। तो ये दोनों तरफ से ही उसके लिए मतलब ख़तरनाक है और टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हैं उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने फ़ॉरेन से कोई डेब्ट लिया है, फॉरेन कंट्रीज़ से, तो उसकी पेमेंट जो है वो आपको फॉरेन करेंसी में ही करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको जो है अपने एक्सपोर्ट्स जो हैं वो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो भी एक कारण है कि क्यों टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हैं वो डेटोरिएट हो रहे हैं अगेंस्ट द LDC। ठीक है, नेक्स्ट ये उनकी हाइपोथेसिस थी जो उन्होंने कंक्लूज़न निकाला था। यूनाइटेड किंगडम का जो स्टैटिस्टिक्स, एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स का डाटा उठाया वो और कंक्लूज़न निकाला। ठीक है, कि क्यों जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो डेटोरिएट हो रहे हैं अगेंस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज़ और इन फेवर ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़। उसका जो है क्रिटिसिज्म किया गया है। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें देखने लायक। देखिए, नोट फर्म बेसिस ऑफ इंटरफेरेंस। The interference of secular deterioration of terms of trade for the LDC rest upon the export of primary via manufacturing product. In the regard, it should be remembered that LDC export a wide variety of primary products. Sometimes they export also certain manufacturing product, and the same time they do not import only manufacturing product but also number of primary product. देखिए, नोट फर्म बेसिस इंटरफेरेंस,
जो इस थ्योरी में माना गया है, इस थीसिस में माना गया है कि जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है, और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का इंपोर्ट करती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता। देखिए कोई भी कंट्री है वो अगर एक्सपोर्ट कर रही है तो प्राइमरी प्रोडक्ट का भी एक्सपोर्ट करेगी और थोड़ा बहुत जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का भी एक्सपोर्ट करती है और इंपोर्ट भी करती है प्राइमरी प्रोडक्ट का दूसरी कंट्रीज से, ठीक है। तो इस चीज़ को इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था, ठीक है। फॉल्टी स्टेटमेंट ऑफ गेन एंड लॉसेज ऑफ द प्राइमरी एक्सपोर्ट। Jagdish Bhagati has pointed out that the index of terms of trade employed in these theses, the gain of export of primary product at the same time is the overstatement of the loss of the primary product. उन्होंने कहा कि जो गेन हो रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ को वो उन्होंने मतलब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताए हुए हैं और जो लॉस हो रहा है प्राइमरी प्रोडक्ट को वो भी बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट किया गया है। फॉल्टी इंडेक्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। The index overlook the quantity change in the product appearance in the new variety of the product services like transport cost etc. देखिए ये जो उन्होंने मतलब कि इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे, काफ़ी चीज़ों को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था कि ये जो टाइम पीरियड था 1870 से लेकर 1930, ठीक है, इस टाइम पीरियड में काफ़ी और भी चेंजेस हुए थे। द जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन ब्रिटिश टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर द पीरियड 1870 to 1930 रिगार्डिंग टू किंडलबर्ग इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द यूरोप। सिर्फ ब्रिटेन में वो चेंजेस हो रहे थे कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो डेटरिएट हो रहे थे, लेकिन यूरोप की जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनमें ऐसा नहीं हो रहा था। नेगलेक्ट द सप्लाई कंडीशन। द डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड द प्रेबिस सिंगर थीसिस कंसाइडर ओनली डिमांड कंडीशन। उन्होंने सिर्फ डिमांड कंडीशन को ही लिया है कि जो उनमें मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ में इनकम बढ़ती है तो उन प्राइमरी प्रोडक्ट की जो है डिमांड कम हो जाती है। उन्होंने सप्लाई साइड को इग्नोर कर दिया था। लेकिन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस या ट्रेड का डिटर्मिनेशन करने के लिए जो सप्लाई और डिमांड है वो इक्वली ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया था। आगे है लिटिल इफेक्ट ऑफ मोनोपोली पावर, ठीक है। One of the arguments support the thesis that the higher degree of monopoly power exists in the industry than the agriculture lead to secular deterioration of terms of trade in developing countries. In this connection, it was argued that the monopoly element prohibited the proclamation of the benefit of the technical progress to the LDC. The empirical evidence has not support. देखिए मोनोपोली होती है उन कंट्रीज़ में, लेकिन उसके कोई एम्पिरिकल फैक्ट नहीं है कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो पूरी तरह से मोनोपोली होती है। कुछ इम्पैक्ट होता है मोनोपोली का, लेकिन इसका एम्पिरिकल कोई फैक्ट नहीं सामने आया है। इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एंजल लॉ। देखिए एंजल लॉ जो है वो बेस्ड होता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर बेस्ड होता है। द सेकुलर डिक्लाइन ऑन द डिमांड फॉर प्राइमरी प्रोडक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज वाज ड्यू टू एंजल लॉ, बट दिस इज़ नॉट true because this law is applicable of food and not to the raw material. ये सिर्फ फूड के ऊपर बेस्ड होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप जो है इन्फीरियर गुड्स जो हैं उनका कम प्रयोग करते हैं, अच्छी क्वालिटी की गुड्स जो हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं या ज़्यादा उसका कंजप्शन करते हैं, तो ये उस चीज़ के ऊपर बेस्ड था। ओवरऑल रॉ मटेरियल की जो डिमांड है उसको ये इफ़ेक्ट नहीं करता है। उसके बाद बेनिफिट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। द डेटोरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड लीड्स टू द समटाइम लिंक्ड नॉट टू नॉन ट्रांसमिशन ऑफ द प्रोडक्टिविटी गेन्स टू दैम बाय द एडवांस कंट्रीज थ्रू लोअर द प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ठीक है। उनका जो हमने एजम्पशन लिया था वो था कि जो इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो पास आउट नहीं होती डेवलपिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि वो प्राइस कम नहीं करते। लेकिन अगर हम उस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके अलावा भी काफ़ी फ़ायदे हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज़ को होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक्सेट्रा। डिफ़िकल्टी टू एक्सेस वेरिएशन ऑफ डिमांड फ्रॉम प्राइमरी प्रोडक्ट। देखिए जिस टाइम पीरियड में उन्होंने स्टडी की थी 1870 से लेकर 1930, वो टाइम पीरियड उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा और भी चेंजेस हुए थे, जैसे कि इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, ठीक है, प्रोडक्शन टेक्निक, लिविंग स्टैंडर्ड एंड मीन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए थे। तो उस टाइम में प्राइमरी प्रोडक्ट की डिमांड को
मेज़र कर पाना काफ़ी मुश्किल था कि क्यों जो है प्राइमरी प्रोडक्ट की डिमांड किस कारण से जो है वो कम हुई थी। एक्सपोर्ट इंस्टेबिलिटी एंड प्राइस वेरिएशन। The Prebisch-Singer thesis suggests that the export instability in LDC was basically due to the variation in price of primary product relative to those of the manufacturing product। देखिए प्रेबिश-सिंगर कहते हैं कि जो एक्सपोर्ट इंस्टेबिलिटी आती है, एक्सपोर्ट में इंस्टेबिलिटी आती है एलडीसी में, वो बेसिकली प्राइस की वजह से आती हैं। लेकिन एमसी बीन का कहना है कि ज़रूरी नहीं कि वो प्राइस वेरिएशन की वजह से है, वो क्वांटिटी वेरिएशन की वजह से भी एक्सपोर्ट इंस्टेबिलिटी आ सकती है। डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ डोमेस्टिक सेक्टर। सिंगर कहते हैं कि नो डाउट एक्सपोर्ट सेक्टर का डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द डोमेस्टिक सेक्टर, कि ऐसा ना हो कि आपका डोमेस्टिक सेक्टर जो है वो बिल्कुल ही पिछड़ा रह जाए और आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इसका भी क्रिटिसिज्म आगे हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके डोमेस्टिक सेक्टर की ग्रोथ को रोक दे या उसको क्राउड आउट कर दे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। इफ़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैव हेल्प्ड एक्सक्लूसिवली द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर, इवन दैट शुड बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेबल बिकॉज सम ग्रोथ इज़ बेटर देन नो ग्रोथ। फॉल्टी पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन। देखिए प्रेबिश कहते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उससे अंडरडेवलप्ड कंट्रीज़ को या डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है वो कम फ़ायदा होता है और डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो उन्हें जो है प्रोटेक्शनिस्ट की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, कि रेस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए ट्रेड पर, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छा मेज़र नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी अंडरडेवलप्ड कंट्रीज़ अगर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है ट्रेड के ऊपर, तो उसके एक्शन का रिएक्शन भी देखने को मिलता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी इसके ऊपर एक्शन लेती हैं, जिससे कि अंडरडेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ को और भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये अच्छा मेज़र नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ एम्पिरिकल सपोर्ट। द स्टडीज़ मेड बाय मॉर्गन, एलिसवर्थ, किंडलबर्ग एंड लिप्सी हैज़ नॉट सपोर्टेड द सेकुलर डेटोरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड हाइपोथेसिस। देखिए ये कुछ राइटर्स थे जिन्होंने इनकी जी स्टडी और इनके हाइपोथेसिस को नकारा है और उसके क्रिटिसिज्म किया है, ठीक है, ये उसको सपोर्ट नहीं करते। तो ये थे कुछ इनके क्रिटिसिज्म जो हमने अभी देखे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, डिस्पाइट ऑल द ऑब्जेक्शन राइज अगेंस्ट द प्रेबिश-सिंगर थीसिस, द एम्पिरिकल एविडेंस हैज़ accumulated in support of it. The studies made by UNCTAD for 1950s to 61 and 1960 to 73 period show that there was a relative decline in the terms of trade of LDC of the developed countries. A study attempt by the Thorvald-Bergvin for the period 1973 and 82 indicate that there was an annual decline of the terms of trade of the LDC for the primary commodity exported at the rate of 0.36%. Even the World Development Report 1955 recognized that the world price of primary product declined sharply during 1980s and terms of trade LDC deteriorated during 1980 and 1993 period. According to the 1997 Human Development Report of UNDP, United Nations Development Program, the terms of trade for the least developed countries declined by the cumulative 50% over the past 25 years. तो ये था इसके एम्पिरिकल सपोर्ट में जो भी काम हुए हैं इनके थीसिस के। तो ये थी हमारी प्रेबिश-सिंगर हाइपोथेसिस, जिसे हमने क्रिटिकली एग्जामाइन किया है, अच्छे से इसका जो मीनिंग है उसको देखा है और इसका क्रिटिसिज्म भी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।